एजुकेशनल असेसमेंट एंड वैल्यूएशन में आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल है। रिलायबिलिटी जिसको हम उर्दू में एतमादियत कहते हैं। एतमाद रिलायबल होता है और रिलायबल से रिलायबिलिटी है, एतमाद से एतमादियत। किसी भी असेसमेंट टूल की एतमादियत से क्या मुराद है। और ये रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल जो है वो आपकी एजुकेशनल असेसमेंट एंड वैल्यूएशन के यूनिट 5 से रिलेट करता है। यूनिट 5 जिसमें हम रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल को देख रहे हैं। इसके अंदर आज का जो हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हम रिलायबिलिटी को डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर मुख्तलिफ रिलायबिलिटी के हवाले से जो मेथड्स हैं, रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट और रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल, वो हम देखेंगे कौन से मेथड हैं। और फाइनली हम चंद फैक्टर्स देखेंगे जो रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की तो ये कहाँ से वर्ड आया। किसी भी असेसमेंट टूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छे असेसमेंट टूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खूबियां हैं। खूबियां कौन सी हैं? वो टेस्ट वैलिड होता है, वो टेस्ट रिलायबल होता है, वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है, उस टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत आसान होता है, उस टेस्ट को स्कोर करना आसान होता है, वो प्रैक्टिकल नेचर का होता है, कंप्रीहेंसिव होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी आसान होती है। फिर इकोनॉमी वाइज जो है वो सस्ता भी होता है और कम पैसों पे हम उसको, कम लागत पर वो टेस्ट डेवलप हो जाता है और एडमिनिस्टर भी हो जाता है। और कंपेरेबिलिटी उसको हम कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। इन तमाम करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो दूसरी अहम करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी टेस्ट की, वो रिलायबिलिटी है। ये दोनों जो है खास तौर पर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, जब हम किसी भी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के तौर पर बनाने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड बनाते हैं, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की ये बुनियादी खसूसियात हैं कि वो टेस्ट वैलिड भी होता है और लाइबल भी होता है। जो टेस्ट वैलिड नहीं होगा और लाइबल भी नहीं होगा तो ऐसा टेस्ट फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं कहला सकता। आज के इस टॉपिक में जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल में जो दूसरी करेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी, हमने उसके ऊपर बात करनी है। रिलायबिलिटी है क्या? रिलायबल, अब सिंपल इस वर्ड को ही अगर ज़हन नशीं करो, रिलायबल को, कि रिलायबल से क्या मुराद है। हम कहते हैं जी फलां बहुत काबिल एतमाद है, असलम बहुत काबिल एतमाद शख्स है। आपके साथ भी ऐसे होता हुआ होगा कि कोई बंदा आपके पास आया, उसने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, आपने उसको वो पैसे दे दिए, उसने कहा जी मैं 2 दिन के बाद आपको वापस कर दूंगा, और एग्जैक्टली आफ्टर 2 days ही रिटर्न दैट मनी। फिर कुछ अरसे के बाद वो दोबारा आपके पास आया, उसने पहले से ज्यादा मांगे और उसने कहा कि मैं एग्जैक्टली 1 दिन के बाद, कल के लिए मुझे दे दे, मैं कल वापस कर दूंगा। आपने उसको पैसे दिए, कल उसने वापस कर दिए एग्जैक्टली जो उसने वादा किया था। जब तीसरी दफा भी वो आएगा तो वो फिर से अगर आपसे मांगेगा तो आप उसको पैसे दे दोगे। क्यों दे दोगे? क्योंकि उसके जो पिछली 2 डिमांड्स थी जब आपने पूरी की, तो उसने उस डिमांड्स के मुताबिक, पहली और दूसरी के मुताबिक, आप देखोगे कि उसने जो बात की वो कंसिस्टेंट की। जो पहली दफा उसने कहा एंड टाइम पर उसने ये वापस दे दिए, दूसरी दफा कहा तो एंड टाइम पर वापस दे दिए। तो आप उसकी कहे को और फिर उसके अमल करने के दरमियान में जो आपको कंसिस्टेंसी नजर आती है, उस कंसिस्टेंसी की बुनियाद पे आपने उसको इत्माद करते हुए उसको दोबारा से दे दिए और तीसरी बार दे दिए। रिलायबिलिटी जो है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम किस सूरत में लेते हैं कि ये कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स की बात करती है। कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, अगर कोई टेस्ट के रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल सही और तसलसल के साथ एक ही तरह के हमें रिसीव हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो टेस्ट रिलायबल है। एक ही तरह के रिसीव जब हो रहे हो। अगर कोई टेस्ट मेजर कर रहा हो एग्जैक्टली द सेम डिग्री ईच टाइम व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड, सो द टेस्ट इज सेड टू हैव हाई रिलायबिलिटी। जब भी आप कोई टेस्ट एडमिनिस्टर करो और हर दफा एडमिनिस्टर करने पर, हर दफा उस टेस्ट को बच्चों को देने पर, उसके मेजर्स लेने पर, जब उसके रिजल्ट्स जो है वो सेम हमें मिल रहे हो, तो ऐसी सूरत में वो टेस्ट रिलायबल टेस्ट होता है। वैसे जब हम बात करते हैं, होता तो ये मुश्किल है,
बट रिलायबिलिटी के हवाले से ये हम बात करते हैं कि टेस्ट रिलायबल, जो भी टेस्ट होगा, एनी टेस्ट दैट हैज टू बी रिलायबल, उसको जरूरी है कि वो सेम स्कोर्स दे जब भी उसको 2 दफा सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर एडमिनिस्टर किया जाए। हाँ, ये कंडीशंस हैं कि आपने अब टेस्ट किस पर एडमिनिस्टर किया। अगर आपका जो सैंपल है, अगर आपका ग्रुप जो है वो बदल जाएगा, तो फिर ग्रुप के बदलने से आपका रिजल्ट जो है वो भी इफेक्ट होगा। सो रिलायबिलिटी जब भी हम असेस करते हैं, तो उसमें फिर ये चीज सामने रखी जाती है कि जो सेम स्कोर्स हमने 2 हासिल किए हुए हैं, दैट शुड बी फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो तब फिर हम उसकी रिलायबिलिटी को बेहतर तौर पर बयान कर सकेंगे। So, giving the same or compatible results in different experiments or situations is called as a liability. जो मैंने पहले बात की, giving the same or compatible results of different experiments or situations is called as a liability. So, जब हम कह सकते हैं कि reliability of a test जो है means how dependent, trustworthy or faithful the test is. जब रिजल्ट ने आपको कंसिस्टेंसी के साथ सेम रिजल्ट्स दिए, तो फिर आप टेस्ट के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, आप उस टेस्ट के ऊपर फेथ आपको हो जाता है। सो ग्रोनलो और लिन ने जो डिफाइन किया, reliability refers to the consistency of measurement, that is how consistent test scores or other evaluation results are from one measurement to other. जब एक मेजरमेंट से दूसरी मेजरमेंट पर जाते हैं, तो फिर वो जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो कितने कंसिस्टेंट हैं, ये कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स जो है वो रिलायबिलिटी कहलाती है। इसी तरह से अनास्तासाई कहती है, reliability refers to the consistency of scores obtained by same individuals when re-examined with the same test on different occasions or with different sets of equivalent items or under variable एग्जामिनिंग कंडीशंस। सो चाहे सेम इंडिविजुअल हो, चाहे जो सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन हो, चाहे डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स हो, या अंडर वेरिएबल एग्जामिनिंग कंडीशंस हो, बट उसके लिए री एग्जामिन्ड होना जरूरी है। री एग्जामिन्ड होने के बाद जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स हमें मिलेगी, अगेन कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर जो है, तो फिर वो टेस्ट जो है वो रिलायबल टेस्ट होगा। सो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो रिलायबल इंस्ट्रूमेंट जो है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल, that the instrument yields similar scores from the same students for different times. For example, student A takes a test on Thursday, और उसने जो थर्सडे को इम्तहान हुआ, जो पेपर हुआ, जो टेस्ट हुआ, उसमें उसने 80 मार्क्स लिए, 80 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100। सो ये परफेक्ट स्कोर है। इसी तरह से नेक्स्ट डे सेम टेस्ट जो है वो दोबारा से उसको दिया जाता है, और दोबारा से टेस्ट देने पर फिर से वो 80 नंबर ही लेता है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि वो टेस्ट रिलायबल है। हाउएवर, हम कहते हैं कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट, वैसे मुश्किल बात है जो हम कह रहे हैं कि इतनी परफेक्ट सिमिलैरिटी ऑफ स्कोर जो है वो हासिल किया जाए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो जरूरी नहीं कि हर दफा एक ही तरह से एग्जैक्टली सेम वे वो बिहेव करे। जितनी दफा भी उसको टेस्ट दिया जाए, तो जरूरी नहीं कि वो जिस तरह से उसने पहले दफा पहली आजमाइश पर उसने बिहेव किया था, दूसरी पर भी वो उसी तरह से बिहेव करे, चाहे आप उसके लिए सर्कमस्टांसेस बिल्कुल सेम रखो, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। चाहे वो 80 से 82 हो गया, या 80 से 78 हो गया। जैसे अभी आपको जो क्विज दिया जाता है, तो क्विज देने के बाद ये हो सकता है कि अगर पहली अटेम्प्ट में आपने जो है वो 15 मार्क्स लिए हैं, तो जब दूसरी दफा भी आप अटेम्प्ट करो, तो दोज मार्क्स शुड बी 16। अगर आपके दूसरी दफा भी अटेम्प्ट करने पर 16 रहेंगे, तो वो जो क्विज के अंदर टेस्ट आइटम्स है, या क्विज के वो जो टेस्ट है, वो रिलायबल टेस्ट है। अगर आप एक दफा देते हो तो आपके 5 आते हैं, और दूसरी दफा देते हो तो आपके 18 आ जाते हैं।
तो फिर वो क्विज वाला टेस्ट जो है वो रिलायबल टेस्ट नहीं होगा। दोनों ओकेजन्स पर, दोनों टाइम पर सिमिलर स्कोर का होना जरूरी है जब हम रिलायबिलिटी की बात करें। इसकी टाइप्स कितनी है? 3 तरह से बुनियादी टाइप्स हैं रिलायबिलिटी की। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, या जिस तरह से हम रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं, एक हम टेस्ट रीटेस्ट के जरिए से करते हैं, एक हम स्प्लिट हाफ के जरिए से करते हैं जिसको इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी भी कहते हैं, और तीसरा जो है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है, पैरेलल फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी। सो 3 तरीके हैं रिलायबिलिटी को असेस करने के। अब टेस्ट रीटेस्ट क्या है? जैसे नाम से जाहिर है, टेस्ट है और फिर रीटेस्ट है। सो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं? जब सिंगल फॉर्म ऑफ टेस्ट जो है वो 2 दफा एडमिनिस्टर किया जाता है सेम सैंपल के ऊपर विद ए रीजनेबल टाइम गैप, कुछ टाइम के फर्क के साथ। जैसे एक टेस्ट एक दिन लिया, दूसरा फिर वही टेस्ट जो है वो दूसरे दिन लिया। सो सैंपल सेम है, जिन स्टूडेंट से पहला टेस्ट लिया उन्हीं स्टूडेंट से 1 या 2 दिन छोड़ के फिर से वही जो टेस्ट है वो लेना है। सो सिंगल फॉर्म है, टेस्ट एक ही है, एडमिनिस्टर 2 दफा किया हुआ है, स्टूडेंट्स भी सेम है, बट टाइम जो है वो डिफरेंट है। एक को 1 दिन लिया और फिर उन्हीं स्टूडेंट से 2 दिन बाद में टेस्ट लिया। जब आपने 2 दफा एडमिनिस्टर किया है उसी सेम फॉर्म को, उसी टेस्ट को, तो आपके पास 2 इंडिपेंडेंट सेट ऑफ स्कोर्स आ जाएंगे, 2 डिफरेंट स्कोर्स आ जाएंगे। और जब आप इन दोनों सेट ऑफ स्कोर्स को कोरिलेट करोगे तो फिर वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की आएगी। वो वैल्यू आपको बताएगी कि आपका जो टेस्ट है वो कितना रिलायबल है। यहाँ आपके सामने जो एक पिक्टोरियल फॉर्म में बयान हुई है टेस्ट रीटेस्ट, मेजर 1 है या मेजर तो सेम ही है, चाहे टाइम 1 पे हो चाहे टाइम 2 पे हो। मेजर मीन दैट इज द टेस्ट। सो टेस्ट जो है वो टाइम 1 पे लिया और फिर टेस्ट जो है वो टाइम 2 पे लिया। सो टेस्ट सेम है, टेस्ट सेम है, स्टूडेंट्स जिन पर एडमिनिस्टर किया गया वो सेम है, लेकिन टाइम डिफरेंट है। सो डिफरेंट टाइम्स पर, टाइम 1 और टाइम 2, 2 डिफरेंट टाइम्स पर सेम टेस्ट को सेम स्टूडेंट्स पर एडमिनिस्टर किया गया, तो उनसे जो 2 सेट ऑफ स्कोर्स आए, जब उनको आपस में कोरिलेट किया गया तो उससे जो हमारे पास रिलायबिलिटी आई वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहलाती है। सो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या कह रही है? मेजर्स इंस्ट्रूमेंट एट 2 टाइम्स फॉर मल्टीपल पर्संस, कंप्यूट कोरिलेशन बिटवीन द 2 मेजर्स, assume there is no change in the underlying trait between time 1 and time 2। कहीं उनके अंदर ट्रेड जो है मीन सारी चीजें आपने कांस्टेंट रखते हुए ये रिजल्ट्स लेना है दूसरे का भी। ये नहीं है कि दूसरी दफा आपने स्टूडेंट्स बदल दिए, दूसरा टाइम इतने लेट जाके आपने टेस्ट लिया कि बच्चे ही चेंज हो गए, बच्चों की जो सोच है वो बदल गई, बच्चों ने ज्यादा पढ़ लिया, बच्चों ने पूरी किताब को दोबारा रिवीजन कर ली। सो इस वजह से जो सेकंड आपने जो स्कोर्स लिए, मेजर्स लिए, उसके रिजल्ट्स जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। सो ये हम सोच के दूसरा स्कोर लेते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द अंडरलाइंग ट्रेड बिटवीन टाइम 1 एंड टाइम 2। अगर ज्यादा वक्फा करेंगे तो उसमें तब्दीली हो सकती है और उसे सेकंड रिजल्ट्स के जो सेकंड मेजर्स हैं उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। अब टेस्ट रीटेस्ट जो रिलायबिलिटी है इस पर कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर जो टेस्ट रीटेस्ट के अंदर एडमिनिस्टर करता है वो इंस्ट्रक्शंस है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है या सर्च पार्टिसिपेंट्स के लिए या रेटर्स के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए जिन पर एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन अगर कहीं गलत दे दी गई तो उससे एक दफा कोई इंस्ट्रक्शन कुछ और है, दूसरी दफा टेस्ट दिया तो इंस्ट्रक्शन कुछ और हो गई, तो उसकी वजह से स्कोर्स जो है वो इफेक्ट कर जाएंगे। या जो क्वेश्चंस हैं
पार्टिसिपेंट्स को जो क्वेश्चंस दिए गए उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज है या टारगेट लैंग्वेज है वो जो है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी की नहीं है। एक टेस्ट में कुछ और लैंग्वेज इस्तेमाल की, दूसरे टेस्ट में कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल की, टेस्ट सेम ही है। एक टेस्ट आपने इंग्लिश में दिया, दूसरा टेस्ट आपने उर्दू में दिया, रिलायबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। और जो अनएम्बिगुअसली फ्रेज्ड टास्क और क्वेश्चंस जो होते हैं ये रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कब रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? जब आप जो है वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेजर कर रहे होते हो। सो ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं जो रिलायबिलिटी को अफेक्ट जो है वो करते हैं। दूसरी जो फॉर्म है उसको हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं। स्प्लिट हाफ ये भी नाम से जाहिर है। स्प्लिट हाफ मीन के आप एक टेस्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हो। स्प्लिट हाफ, स्प्लिट द टेस्ट फ्रॉम हाफ। इसको हम इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी भी कहते हैं, जो दूसरा नाम है इसका। इसमें क्या है, ये होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट के ऊपर बात करता है। ज़ाहिर है टेस्ट एक ही है, उसी टेस्ट को आपने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। हिस्से कैसे आप कर सकते हैं? आप ऑड और इवन की सूरत में कर सकते हैं। आइटम्स जो ऑड आइटम्स है वो एक तरफ हो जाएंगी, इवन आइटम जो है वो एक तरफ हो जाएगी। 100 का है तो 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। इस तरह से टेस्ट जो है वो दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हम किसी भी टेस्ट को दो इक्वल और जो हाफ्स में दो इक्वल और नियरली हाफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और कॉमन वे ऑफ टेस्ट इज ऑड इवन मेथड, जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया। हम ऑड इवन मेथड के जरिए से टेस्ट को दो हिस्सों में तकसीम जो है वो कर लेते हैं। अब आपके पास अगेन दो टेस्ट आ गए। यहाँ कैसे हमने स्प्लिट हाफ किया टेस्ट को? लाइक मयर्स हैं। मयर्स में क्या, ये हमारे पास आइटम्स हैं उस क्वेश्चन पेपर के अंदर या उस टेस्ट के अंदर 6 आइटम्स हैं, 6 आइटम्स आर देयर। अब यहाँ पे ये मयर 1 है और ये मयर 2 है। तो अगर हमने आइटम 1 जो है वो टेस्ट ए में रखा तो फिर आइटम 2 जो है वो टेस्ट बी में जाएगा। अगर हमने आइटम 3 और 4 जो है वो टेस्ट ए में रखा है तो 5 और 6 जो है वो मयर बी में जाएगा। जितने आइटम आप मयर ए के लिए करोगे उतने ही आइटम आप मयर बी के लिए करोगे। ये दूसरा तरीका है। एक तो मैंने ऑड इवन का बयान किया कि ऑड को अलग कर ले, इवन को अलग कर ले। दूसरा ये है कि अगर एक आइटम ए में जाती है तो एक ही बी में जाएगी, दो ए में जाते हैं तो दो ही बी में जाएगी, तीन ए में जाते हैं तो तीन ही बी में जाएगी। लेकिन सबसे बेहतर जो है वो ऑड इवन के हिसाब से है, जब हम स्प्लिट हाफ मेथड को अख्तियार करते हैं। और फिर दोनों टेस्ट के मयर्स के दरमियान में हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो देखते हैं, और जितना वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है उतने ही वो टेस्ट जो है वो रिलायबल टेस्ट कहलाता है। स्प्लिट हाफ टेस्ट जो है indicate that subject scores on some trial consistently match their score on other trial। जो स्कोर हैं किसी भी टेस्ट के ऊपर वो तसलसल के साथ वो मैच हो रहे हैं किन स्कोर्स के साथ जो कि दूसरे टेस्ट के ऊपर है सेम ही टेस्ट, उसी टेस्ट के हमने दो हाफ्स किए हुए हैं। एक हाफ और दूसरा हाफ, उन दोनों के जो स्कोर्स हैं वो आपस में कंसिस्टेंटली जब मैच हो रहे होंगे तो ऐसी सूरत में वो जो टेस्ट होगा वो स्प्लिट हाफ रिलायबल टेस्ट होगा। दो स्कोर्स होने दो स्कोर्स हैं क्योंकि हमने कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स को देखना है, और कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स तभी आएगी जब हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे होंगे। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स लाइक केयरफुल आइटम राइटिंग जो है गाइडेड बाय आइटम स्पेसिफिकेशन। केयरफुल आइटम राइटिंग, अगर आपने आइटम राइटिंग जो है वो बहुत बेहतर तौर पर की तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। तो ये आइटम स्पेसिफिकेशंस के जरिए से हम बेहतर कर सकते हैं, जिसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है
कि ऐसा टेबल होता है जिसमें एक साइड पर हम जो हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स को बयान करते हैं, या हमारे सामने ये नुक्ता नज़र है कि हम बच्चों में कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो मैयर करने जा रहे हैं, हम बच्चों के नॉलेज को या कंप्रीहेंशन को, एप्लीकेशन को, एनालिसिस को, सिंथेसिस को और वैल्यूएशन को। हम ये टॉप पर ये 6 लेवल्स लिख लेते हैं, और लेफ्ट साइड पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो रोज हैं, रोज में हम चैप्टर्स लिख देते हैं। सो कॉलम में आपने ये 6 लेवल्स लिख लिए, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन। और रोज में आपने 9 यूनिट्स लिख लिए। पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट है, दूसरा यूनिट जो है वो असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से है, तीसरा यूनिट जो है वो वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल के हवाले से है, चौथा जो है वो लाइबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स के हवाले से है, पांचवा जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा के हवाले से। सो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे रोज में, और नीचे भी टोटल हो जाएगा, और राइट बॉटम कॉर्नर में भी टोटल आ जाएगा। अब टोटल आपने वो 100 आइटम्स का बनाना है टेस्ट, तो फिर आपके पास पूरी एक पिक्चर आ जाती है, एक खाका आ जाता है कि चैप्टर 1 से नॉलेज के कितने होने हैं, कंप्रीहेंशन के कितने होने हैं, एप्लीकेशन के कितने होने हैं, एनालिसिस के कितने होने हैं और एवेल्यूएशन के कितने होने हैं। चैप्टर 2 से नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन के कितने होने हैं। इसी तरह से तमाम चैप्टर से इन 6 लेवल्स के ऊपर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आ जाते हैं। और जब आपके पास आ जाते हैं इसको जितने भी आइटम्स हैं, आइटम स्पेसिफिकेशन के जरिए से, फिर आप उनको उसी तरह से केयरफुली लिख भी लेते हो। सो फील्ड टेस्ट है, फील्ड टेस्ट है, और आइटम एनालिसिस के जरिए से हम जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है उसको देख लेते हैं, और अगर नहीं हम करेंगे तो फिर वो रिलायबल नहीं रहेगा। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट विद रेफरेंस टू आइटम परफॉर्मेंस, ये चंद एक फैक्टर्स हैं, और इन्हीं को जब हम करते हैं तो हम उस टेस्ट को रिलायबल टेस्ट के तौर पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तीसरी जो टाइप है, तीसरी टाइप के मुख्तलिफ नाम हैं। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जिसे हम कहते हैं। अब पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जो है इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं, इसको कंपैरेबल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी भी कहते हैं। सो 3 डिफरेंट नाम्स के साथ ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जो है इसको याद किया जाता है। अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी और कंपैरेबल फॉर्म रिलायबिलिटी। सो पहली हमने देखी, पहली जो थी वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी थी। टेस्ट रीटेस्ट, जहां आपने टेस्ट दिया और फिर वही सेम टेस्ट आपने कुछ अरसे के बाद दोबारा से एडमिनिस्टर किया, तो सेम टेस्ट है, सेम सैंपल है, बट डिफरेंट टाइम्स है, तो ये टेस्ट रीटेस्ट हो गया। दूसरा जब हमने क्या किया, हमने टेस्ट को दो डिफरेंट जो टेस्ट है उसमें डिवाइड कर दिया, स्प्लिट ऑफ कर दिया। सो ऑड और इवन में जब आपने कर दिया तो अब आपके पास दो डिफरेंट सेट ऑफ मेजर्स आ गए हैं। बेसिकली वो एक ही, बट इस वक्त आपके पास दो डिफरेंट है। सो वो दो डिफरेंट जो है वो सेम सैंपल को आपने देने हैं। तो अब उन दोनों के दरमियान में जब आपने टेस्ट रिजल्ट्स को देखना है तो वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को मेजर कर रहा होगा। जो तीसरा है वो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जिसको हम अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं और कंपैरेबल फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। अब ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है क्या? जिसको हम अल्टरनेटिव फॉर्म भी कहते हैं, ये एक टेक्निक है कि जिसके तहत हम रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। एंड टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी इज सिमिलर टू द टेस्ट रीटेस्ट मेथड। ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी का तल्लुक जो है ये उसी तरह से ही है जिस तरह से हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। फर्क क्या है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में, कि जब हम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी देख रहे होते हैं तो उसमें मेजर्स ऑफ बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होते हैं। टेस्ट रीटेस्ट में मेजर्स ऑफ बिहेवियर सेम थे, जबकि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में मेजर्स ऑफ ए बिहेवियर जो है दोज आर डिफरेंट
एंड आर कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम्स। टेस्ट रीटेस्ट में भी सेम टेस्ट जो है वो आप एडमिनिस्टर करते हो सेम सैंपल पर, बट डिफरेंट टाइम्स। पैरेलल फॉर्म और लाइबिलिटी, पैरेलल फॉर्म जैसे क्या है, पैरेलल फॉर्म मीन के एक टेस्ट है उसी की तरह का एक और टेस्ट है। अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, एक टेस्ट है और उसी की तरह का एक और अल्टरनेटिव है। सो आप अल्टरनेटिव फॉर्म या पैरेलल फॉर्म के जरिए से, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए से हम लाइबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं, जो कि सिमिलर टू टेस्ट रीटेस्ट लाइबिलिटी मेथड के तहत है, कि यहाँ पर हम डिफरेंट सैंपल ऑफ बिहेवियर, सैंपल डिफरेंट मेजर्स ऑफ बिहेवियर को हम देख रहे होते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, जबकि टेस्ट रीटेस्ट में सेम मेजर ऑफ बिहेवियर जो है वो मेजर हो रहा होता है। सो इफ द कोरिलेशन बिटवीन अल्टरनेटिव फॉर्म इज लो, अगर उनके दरमियान में जो कोरिलेशन है वो लो हो, तो इट कुड इंडिकेट दैट कंसिडरेबल मेजरमेंट एरर इज प्रेजेंट बिकॉज टू डिफरेंट स्केल्स वर यूज्ड। सो पैरेलल फॉर्म और लाइबिलिटी क्या है, फॉर्म ए है, टेस्ट ए है, हम उसको फॉर्म ए की बात करें क्योंकि पैरेलल फॉर्म का नाम इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए फॉर्म ए है, और फॉर्म बी है। ये फॉर्म ए और फॉर्म बी जो है ये टाइम 1 पर एडमिनिस्टर किया जा रहा है। सो फॉर्म ए एक टेस्ट है, फॉर्म बी दूसरा टेस्ट है, हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और एडमिनिस्टर करने के बाद जब हमारे पास इन फॉर्म ए और फॉर्म बी के रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे, तो इन रिजल्ट्स को जब हम कोरिलेट करेंगे तो उस कोरिलेशन की बुनियाद पे फिर हम आगे फर्दर रिलायबिलिटी ऑफ दैट टेस्ट जो है वो बयान करेंगे। सो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को? फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म फ्रॉम स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब टूल कंटेंट। डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म जो है ये तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने जो पहला हमने किया जो टेस्ट रीटेस्ट है, तो टेस्ट एक ही है, सो एक ही टेस्ट को आपने 2 दफा एडमिनिस्टर किया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो वही है जो हमने पहले एडमिनिस्टर किया, फिर टेस्ट वही है जिसको हमने दूसरी दफा एडमिनिस्टर किया। दूसरा जो है वो स्प्लिट हाफ है। स्प्लिट हाफ में क्या किया है कि हमने एक ही टेस्ट को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, उसको ऑड इवन में स्प्लिट कर लिया, सो टेस्ट एक ही है, सो उस वजह से टेस्ट की जो फॉर्म है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। जबकि जब हम पैरेलल फॉर्म की बात कर रहे हैं या अल्टरनेटिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम एक इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म फ्रॉम स्पेसिफिकेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से, और वो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब द टूल कंटेंट जो है सेम बनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिलायबिलिटी है वो फिर हमें अफेक्ट होती मिलती है। इस तरह से ट्रायल ऑफ टूल बिफोर डाटा कलेक्शन टू इंश्योर इक्विवेलेंस जो है, हम देखना चाहते हैं कि क्या वो टेस्ट इक्विवेलेंट हैं। टेस्ट ए और टेस्ट बी जो हमने 2 इक्विवेलेंट फॉर्म या 2 पैरेलल फॉर्म हमने जो टेस्ट बनाए हुए हैं, क्या दोनों जो है वो इक्विवेलेंट हैं, उनको हम ट्रायल जो है वो करते हैं उनकी इक्विवेलेंस को इंश्योर करने के लिए। जब आपने उनको ट्रायल कर दिया तो वो टेस्ट जो है वो एक्सपोज हो गया। सो एक्सपोज होने की वजह से उसकी जो रिलायबिलिटी है वो फिर अफेक्ट हो जाएगी, रिलायबिलिटी, क्योंकि उस टेस्ट के बारे में लोग जान जाते हैं। आजकल तो इतनी जल्दी टेस्ट जो भी हो आप बनाएं, और अगर आप उसको कहीं एडमिनिस्टर करें, चाहे आपकी पायलट टेस्टिंग के ऊपर ये, चाहे आपने उसको वैलिडेट करने के लिए किया, तो उसी वक्त ही कॉपी होके जो है वो आम लोगों तक पहुंच जाएगा। सो उस वजह से जो टेस्ट की रिलायबिलिटी है वो फिर अफेक्ट हो जाएगी। हम मेथड्स कौन से हैं, मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग रिलायबिलिटी?
हम किस तरीकों से फिर रिलायबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। सो देर आर 3 बेसिक मेथड्स टू एस्टेब्लिश रिलायबिलिटी। हमारे पास रिजल्ट्स तो आ गए, चाहे रिजल्ट्स आपके पास टेस्ट रीटेस्ट के जरिए से आए हैं, चाहे आपके पास टेस्ट जो है वो स्प्लिट हाफ के जरिए से आए हैं, चाहे आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो पैरेलल फॉर्म के जरिए से आए हैं। तो हम किस तरह से उन तीनों फॉर्म के जरिए से जो आपके पास रिजल्ट्स आए, हम रिलायबिलिटी को किस तरह से डिटरमिन करते हैं। सो 3 बुनियादी तरीके हैं। क्या तरीका पहला जो है, पहला तरीका है कि हम कोरिलेट करते हैं, correlating the results of the test which was administered twice to the same students at different times। तो फिर हम उस रिजल्ट्स को जो है वो कोरिलेट करेंगे। सो कोरिलेटिंग द रिजल्ट्स जो है दैट इज द फर्स्ट मेथड, कोरिलेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट जो आपने 2 दफा जो एडमिनिस्टर किया और 2 दफा एडमिनिस्टर किया सेम स्टूडेंट्स पर एट डिफरेंट टाइम्स। जब आप इसको देखते हो तो ये आपका टेस्ट रीटेस्ट वाली रिलायबिलिटी है। सो ऐसी सूरत में जब हम उन दोनों टेस्ट को आपस में, दोनों टेस्ट के स्कोर्स को हम आपस में कोरिलेट करते हैं तो हमारे पास रिलायबिलिटी जो है वो आ जाती है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट विद दोज ऑफ ए रिलायबल टेस्ट। हम जो टेस्ट है उसके रिजल्ट्स को हम पहले से मौजूद किसी रिलायबल टेस्ट के साथ, उसी तरह का जो टेस्ट है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, तो उसके साथ कंपेयर करने से हमारे पास रिलायबिलिटी आ जाती है। आपके पास एक सेट है, आपके पास एक बेंचमार्क है, आपके पास एक स्टैंडर्ड है। आप उस स्टैंडर्ड के तहत जो है जब स्कोर्स को कंपेयर करते हो तो स्कोर्स को कंपेयर करने के बाद जो है आपके पास रिजल्ट्स जो है वो आ जाते हैं और आप उससे टेस्ट के बारे में बताते हो कि वो कितना रिलायबल है। और तीसरा क्या है, बाय कोरिलेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट व्हिच वाज एडमिनिस्टर्ड वंस टू द स्टूडेंट्स, correlating the results of the test which was administered once to the students. In the case of correlation of the test conducted once, the results are divided or broken into 2 sets which may be done on the basis of certain criterion। So टेस्ट के रिजल्ट्स को 2 सेट्स में तकसीम करने के बाद फिर उन रिजल्ट्स को आपस में कोरिलेट किया जाता है। सो कोरिलेटिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट जो है फिर हम उसकी कोरिलेशन जो है वो निकालते हैं। सो उस तरह से टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है वो हम असेस कर लेते हैं, टेस्ट की रिलायबिलिटी को हम जज कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने रिलायबिलिटी के हवाले से बात की कि हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को कैसे असेस करते हैं, किस तरह से हम मेजर करते हैं।